गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई में अब तक की वीडियो में हमने विभिन्न कोश का द्रव्य अंगों के बारे में पढ़ा था। उनकी संरचना क्या होती है, ठीक, कोश का द्रव्य अंगों के कार्य क्या होते हैं, चित्र नामांकित चित्र पढ़ा था। लेकिन इस पाठ से संबंधित कुछ वीडियो हैं जिनको आज हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण क्या है? विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो किसी पदार्थ द्रव कोमा गैस, मतलब कोई पदार्थ क्या है, द्रव या कोई गैस। तो कोई पदार्थ द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से, द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से, मतलब कोई पदार्थ द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब कोई पदार्थ है वो कुछ द्रव हो सकता है या गैस हो सकती है, उसका अधिक सांद्रता से, अधिक कंसंट्रेशन जो होती है उस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, गति करना विसरण कहलाता है। तो किसी पदार्थ द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, तो किसी पदार्थ या द्रव या गैस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है, तो इसको बोलते हैं विसरण। एक परिभाषा है कि पदार्थ के अणुओं का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। यह विसरण के क्या हुए, कार्य हुए, विसरण के कार्य। विसरण की प्रक्रिया गैसों में होती है। विसरण की प्रक्रिया गैसों में अधिक ज्यादा पाई जाती है। विसरण की प्रक्रिया गैसों में अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक प्रक्रिया गैसों में क्या विसरण अधिक पाया जाता है, उससे कम किस में पाया जाता है, द्रव में, और नगण्य किस में विसरण पाया जाता है, ठोसों में। तो विसरण की जो प्रक्रिया है वह गैसों में अधिक पाई जाती है। विसरण की प्रक्रिया गैसों में क्या अधिक पाई जाती है, तो ये परिभाषा हुई विसरण की। अब परासरण क्या होता है? परासरण को इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस कहते हैं जब परासरण, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, मतलब वो कह रहा है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले, मतलब दो विभिन्न क्या है, अलग अलग सांद्रता वाले क्या विलयन है, तो दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तब, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक, तो तब विलायक होता है जल। तो विलायक जल कम सांद्रता से, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विभिन्न विलयनों को, दो सांद्रता वाले विलयनों को क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, तब विलायक, सर्वश्रेष्ठ विलायक क्या होता है, जल। तो जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता, विलायक का कम सांद्रता से अधिक
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तब विलायक जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना परासरण कहलाता है। गति करना या परासरण कहलाता है। तो ये क्या हुई परिभाषा? हुई परिभाषा में है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, दो विभिन्न सांद्रता वाले क्या होते हैं, विलयन होते हैं, उनको अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पहले तो क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो दो अर्ध सांद्रता वाले दो विलयन है, उनको विलयनों को क्या पहले अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर लिया जाता है। तब विलायक जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना या गति करना कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब परासरण की खोज किसने की? परासरण की खोज एवे नॉलेट ने की। परासरण की खोज एवे नॉलेट ने की। परासरण की खोज की एवे नॉलेट ने की थी। अब परासरण की दूसरी भी परिभाषा है जल के अणुओं का। दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं परासरण की। परासरण दूसरी परिभाषा है जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना मतलब जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना परासरण कहलाता है। तो परासरण की खोज एवे नॉलेट ने की थी। तो परासरण की दो परिभाषा हुई कि जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करना भी परासरण कहलाता है। और जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन होते हैं, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को पहले क्या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर लिया जाता है, फिर तब विलायक के जल के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, वो भी परासरण कहलाता है। अब पारगम्यता क्या होती है? पारगम्यता किसे कहते हैं? पारगम्यता कुछ परिभाषा है। पारगम्यता क्या होती है? गैस तरह द्रव, गैस कोमल द्रव तथा गैस द्रव कोमल तथा घुलित पदार्थ, गैस कोमल द्रव तथा घुलित पदार्थ जिस गति से तो गैस कोमल द्रव तथा घुलित पदार्थ जिस गति से किसी झिल्ली में
गैस द्रव तथा गलित पदार्थ जिस गति से किसी झिल्ली में विस्तृत होते हैं, किसी झिल्ली में विस्तृत होते हैं, तो गैस द्रव तथा गलित पदार्थ जिस गति से किसी झिल्ली में विस्तृत होते हैं वह उस विस्तरण की दर उस विस्तरण की दर पारगम्यता कहलाती है। तो वो कह रहा है गैस द्रव तथा गलित पदार्थ जिस गति से किसी झिल्ली में विस्तृत होते हैं वह उस विस्तरण की जो दर होगी, जिस गति से वो क्या विस्तृत करते हैं वह उस झिल्ली की, तो विस्तरण की दर जिस गति से वो विस्तृत होते हैं या उस विस्तरण की दर उस झिल्ली की पारगम्यता या पारगम्य कहलाते हैं। मतलब कोई भी द्रव या गैस तथा गलित पदार्थ जिस गति से किसी कोशिका में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक। तो कोई गैस द्रव या गलित पदार्थ जिस गति से कोशिका झिल्ली में क्या विस्तृत होता है, निकलता है, बाहर निकलता है, तो उस विस्तरण की दर जाना, उस गति की जो दर होगी वह वो क्या कहलाएगी, पारगम्यता कहलाएगी। मतलब जिसमें गलित पदार्थ क्या आर पार क्या जा सकते हैं। तो जैसे कि एक कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली महीन बारीक पतली क्या कोशिका झिल्ली है, इसमें से विस्तरण की दर जिस गति से गलित पदार्थ क्या आर पार क्या जा सकते हैं वो पारगम्य वस्तु कहलाती है। एक चलने की तरह ये क्या कार्य करता है। पारगम्यता झिल्ली के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पारगम्यता के आधार पर पारगम झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। जो पारगम्यता के आधार पर जो झिल्ली होंगी वो 4 प्रकार की होंगी। पहली झिल्ली है पारगम्य झिल्ली। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहली आपकी झिल्ली है पारगम्य झिल्ली क्या होती है। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? यह झिल्ली जो पारगम्य झिल्ली होती है, तो पारगम्य झिल्ली विलय तथा विलायक पारगम्य झिल्ली, तो यह झिल्ली दोनों प्रकार के विलय तथा विलायक पदार्थों के लिए विलय तथा विलायक दोनों पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। तो पारगम्य झिल्ली क्या होगी? दोनों प्रकार के जो पदार्थ होंगे विलय और विलायक उसके लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। जैसे कि फिल्टर पेपर, पारगम्य झिल्ली एक प्रकार की होती है, फिल्टर पेपर की तरह क्या करती है? कार्य करती है। तो फिल्टर पेपर में हम दोनों प्रकार के पदार्थों को क्या छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये फिल्टर पेपर एक पारगम्य झिल्ली का क्या करता है? कार्य करता है। दूसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य, यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए, यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है।
यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए तो क्या होती है, पारगम्य होती है। तो जो ये झिल्ली होती है, यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम होती है तथा विलेय के अणुओं के लिए विलेय के अणुओं के लिए अपारगम्य होती है। तो पारगम झिल्ली जो अर्धपारगम झिल्ली होगी, अर्धपारगम झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम होती है, जबकि विलेय के अणुओं के लिए ये अपारगम होती है। तो वह झिल्ली क्या कहलाएगी, अर्धपारगम झिल्ली कहलाएगी। तो अर्धपारगम झिल्ली में, इस झिल्ली में यह झिल्ली विलायक के अणुओं के लिए तो क्या होती है, पारगम होती है, जबकि विलेय के अणुओं के लिए क्या होगी, अपारगम होती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम। आधी झिल्ली पारगम और आधी झिल्ली क्या होती है, अपारगम होती है। तो जैसे कि कृत्रिम झिल्लियां, उदाहरण है कृत्रिम झिल्लियां। अब कृत्रिम झिल्लियों में जैसे कि सेलफोन, पर्समेटर, सेलोफेन, तो कृत्रिम झिल्लियां क्या कहलाई, सेलोफेन और पर्चमेंट पेपर, यानी जो झिल्लियां होंगी ये क्या कहलाती हैं, अर्धपारगम झिल्लियां कहलाती हैं। अब वर्णनात्मक व चयनात्मक झिल्ली क्या होती हैं? वर्णनात्मक या चयनात्मक झिल्लियां, क्या होती हैं? वर्णनात्मक या चयनात्मक झिल्लियां, यह झिल्ली O2 व CO2, चयनात्मक झिल्ली होती है, यह झिल्ली O2, CO2, ईथर, एल्कोहल, तो यह जो झिल्ली होती है, वर्णनात्मक या चयनात्मक जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली O2 व CO2, ईथर, N2 आदि गैसों, N2, O2 आदि गैसों के लिए पारगम्य होती है। तो यह झिल्ली जो होती है, चयनात्मक या वर्णनात्मक झिल्ली जो होती है, यह झिल्ली O2, CO2 व ईथर, एल्कोहल व N2 आदि के लिए तो पारगम होती है, लेकिन प्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन आदि के लिए अपारगम्य होती है। तो जो चयनात्मक या वर्णनात्मक जो झिल्ली होती है, यह झिल्ली O2, CO2, ईथर, एल्कोहल, N2 आदि गैसों के लिए तो ये क्या होगी, पारगम होगी। जो भी ये गैस होंगे उनके लिए तो ये पारगम होती है, लेकिन जो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगे उनके लिए झिल्ली क्या होती है, ये झिल्ली अपारगम्य होती है। जैसे कि रक्त का झिल्ली व कोश का झिल्ली, या कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम, चयनात्मक झिल्ली उसको माना जाता है, चयनात्मक जो भी सिलेक्टेड जो पदार्थ होते हैं उनका चयन करके ये झिल्ली क्या होती है, पारगम मानी जाती है। तो ये सिलेक्टेड जो पदार्थ होते हैं उनका क्या वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वर्णनात्मक चयन कर लेती है, झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली या वर्णनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। अपारगम झिल्ली अगली है पारगम झिल्ली।
अपारगम झिल्ली मतलब जल विलायक विलेय के अणुओं के लिए जल विलायक, जल क्या होता है, विलायक होता है, तो विलेय और विलायक दोनों के लिए झिल्ली क्या होती है, अपारगम होती है। या तो इसमें से कोई पदार्थ आर पार जा सकता है, कोई भी विलायक पदार्थ या विलेय पदार्थ के लिए क्या होती है, अपारगम होती है। जैसे कि सोवेरिन, क्यूटिन, कॉर्क आदि जो कोशिका होती हैं उनके लिए क्या होती है, अपारगम झिल्ली होती है। क्यूटिन, कॉर्क, तो अपारगम झिल्ली का उदाहरण है अपारगम झिल्ली। यह झिल्ली क्यूटिन, कॉर्क, सोवेरिन, कोशिका भित्ति आदि के लिए क्या झिल्ली होती है, अपारगम झिल्ली मानी जाती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, अपारगम झिल्ली। तो पारगमता के आधार पर झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पहली झिल्ली आपकी पारगम झिल्ली, दूसरी है अपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, चयनात्मक या वर्णनात्मक झिल्ली। तो पारगमता के आधार पर हमने आज की वीडियो में झिल्लियों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। झिल्लियाँ कितने प्रकार होती हैं उनके उदाहरण देखिए, परासरण क्या है, विसरण क्या है। तो आज की वीडियो में हमने पारगमता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार पढ़े। झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जो भी केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।